अब तक अपने पढ़ लिया था द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता। अब जो अपना टॉपिक है वो है द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता। जैसा कि डायग्राम में आपको ए बी एक द्विध्रुव दिखाया गया है, जिसके ए पर माइनस क्यू आवेश पड़ा है, बी पर प्लस क्यू आवेश पड़ा है। प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता बाहर की तरफ है वो E1 है, माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता E2 है वो अंदर की तरफ होगी, माइनस से अंदर की तरफ होती है, प्लस से बाहर की तरफ होती है। ए बी द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a है, जिनका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। देखते हैं। माइनस क्यू से मैं मानता हूं कि दूरी P तक की कितनी है, x है। प्लस क्यू से भी उतनी होगी, दूरी बराबर है यहाँ की। प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन दूरी की स्क्वायर के क्यू, प्लस क्यू से जो P की दूरी है वो कितनी है, x, तो के क्यू अपॉन एक्स की स्क्वायर। प्लस के कारण है इसलिए बाहर की तरफ होगी, माइनस के कारण देखो अगर E2 तो वो भी क्या होगी, के क्यू अपॉन दूरी की स्क्वायर के क्यू अपॉन एक्स की स्क्वायर। ये कहाँ है, अंदर की तरफ है। अगर मैं दोनों के परिमाण की बात करूँ तो दोनों का परिमाण देखने में क्या है, समान है, तो परिणामी तीव्रता तो इससे आ नहीं पाएगी। तो यहाँ मेरे को जरूरत पड़ेगी घटकों की। तो बिंदु P पर घटक बनाने के बाद जो डायग्राम है वो देखो। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक बनाए गए हैं। थीटा के साथ वाला घटक E1 के साथ थीटा जो है उसके साथ वाला घटक हो गया E1 कोस थीटा। E2 के साथ जो थीटा है उसके साथ वाला घटक हो गया E2 कोस थीटा। लंबवत घटक ऊपर की तरफ दिख रहा है E1 साइन थीटा, नीचे की तरफ पड़ा है E2 साइन थीटा। समीकरण 1 में देखो अपने को दिख रहा है कि E1 और E2 दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा भी बराबर होंगे। और जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिणाम में तो बराबर हैं ही और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये निरस्त हो जाएंगे, इनका कोई मान नहीं बचेगा। जो तो परिणामी तीव्रता आएगी वो किस कारण आएगी, कोस घटक के कारण आएगी। तो परिणामी तीव्रता जो बनेगी E, वो किस कारण बनेगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 E2 बराबर है, तो E कैसे आएगी, 2E1 कोस थीटा। E1 E इज इक्वल बन गया 2, E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू देखो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। अगर डायग्राम में मैं कोस की मान निकालूं, कोस का मान निकालूं तो वो क्या आएगा, आधार बटे करण। आधार है A, करण है x, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बन गई, A अपॉन एक्स। E इज इक्वल क्या बन जाएगा, 2KQ अपॉन एक्स क्यूब इंटू में A पड़ा ही है। अब वैल्यू मेरे को चाहिए एक्स क्यूब की, R और A की फॉर्म में। तो डायग्राम में देखो x एक करण है, A आधार हो गया, R लंब हो गया। तो वहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, करण स्क्वेयर इज इक्वल आधार स्क्वेयर प्लस लंब स्क्वेयर। वहाँ से करण की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1/2। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, उधर पावर 3/2। अब यही मान एक्स क्यूब इज इक्वल आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, यही मान अपना को समीकरण 2 में रखना है। एक्स क्यूब की जगह रख दिया मान, तो ई इक्वल बन गया 2KQA अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लगभग बराबर है आर स्क्वेयर के, तो ई इक्वल बनेगा 2KQA अपॉन में आर स्क्वेयर की पावर 3/2। अपॉन वाला 2 से ये पावर आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगी, तो अपना ई इज इक्वल बनेगा KP अपॉन आर क्यूब। ये P कैसे बना, Q इंटू ए और वो 2, तो Q इंटू 2A मिलकर क्या बन गया, P बन गया। सदिश रूप में दिखाऊं तो E वेक्टर इज इक्वल बनेगा माइनस KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि E और P की दिशा आपस में विपरीत है। कैसे, डायग्राम में देखो, ई की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, और जबकि आप कोस घटक वालों की दिशा देखो तो वो लेफ्ट साइड है और माइनस से प्लस की तरफ वो राइट साइड हो जाएगी, इसलिए दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पे कौन सा निशान आया है, माइनस का है। तो ये आपकी आ गई निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो तीव्रता के बाद अब अपना अगला टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। कहने का मतलब है कि जैसे आपको इधर विद्युत क्षेत्र ही दिखाया गया है, इसके अंदर अपने कोई अगर द्विध्रुव रख दें तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। इसकी गणना हमें आज सूत्र द्वारा करनी है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया कि विद्युत क्षेत्र ई है, ए बी एक द्विध्रुव है जिसके ए पर माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ किसके कोण पर पड़ा है, थीटा के कोण के साथ पड़ा है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a है। क्षैतिज घटक क्या बनेगा, क्षैतिज घटक हमारे को पता है कोस थीटा वाला, तो 2a कोस थीटा। लंबवत घटक क्या बनेगा, 2a साइन थीटा। प्लस क्यू के कारण अगर मैं बल का मान देखूँ तो बल क्या होता है, क्यू इंटू ई, प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू ई, माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू ई। समीकरण 1 व 2 बना दी। जैसा कि आपको समीकरण 1 व 2 से दिख रहा है, तो परिणामी बल का मान कितना आएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई मिलकर क्या बन जाएगा, जीरो। इसलिए यहाँ पर बल नहीं, क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण।
बल घूर्णन का मैं जानता हूँ कि बल घूर्णन का सूत्र क्या होता है, बल का परिमाण इंटू लंबवत दूरी, बल का परिमाण इंटू लंबवत, बल घूर्णन बनेगा बल का परिमाण इंटू लंबवत दूरी, बल का परिमाण F इंटू लंबवत दूरी, देखो डायग्राम के अंदर BC बनेगी और लंबवत दूरी एक क्या है, लंबवत घटक है 2a साइन थीटा, F की वैल्यू QE इंटू 2a साइन थीटा, Q इंटू 2a मिलकर बन जाएगा P, E पड़ा है साइन थीटा पड़ा है। P साइन थीटा को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, साइन थीटा का वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, तो वेक्टर इज इक्वल बन जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर यहाँ पर द्विध्रुव का थीटा एंगल 0 या फिर 180 कर दूँ तो साइन 0 या 180 की वैल्यू होती है 0, तो इस स्थिति में बल घूर्णन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस स्थिति को बोलते हैं स्थायी समयावस्था की स्थिति। तो ये हो गया आज अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल